IAS का मंथली करंट अफेयर मैगजीन मार्च 2025, जिसमें कि हम अपना इकॉनमी सेक्शन कर रहे थे। आज इकॉनमी सेक्शन का पार्ट 3 हम समझेंगे, जो हमारे रेस्ट टॉपिक्स रह गए थे। प्लस आज वीडियोस में आपको MCQs भी देखने को मिलेंगे। जितने भी चैप्टर्स आपने अभी कवर किए हैं इस बार मार्च की मैगजीन में, वो सारे ही टॉपिक्स आप कवर करने जा रहे हैं साथ में। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटेड टू नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इसको लॉन्च हुए 5 साल हो गए हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं, इसके पीछे गवर्नमेंट ने एक मिशन क्यों तैयार किया है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे इकॉनमी पे कितना असर पड़ेगा, वो सारी बातें हम डिस्कस करने जाने वाले हैं। सबसे पहले समझो कि जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, टेक्निकल टेक्सटाइल ना बेसिकली फैब्रिक्स हैं जो किसी स्पेसिफिक फंक्शंस या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बने हैं, लुक्स के लिए नहीं बने हुए थे। ये बने होते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन की वजह से इनको क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है टेक्निकल टेक्सटाइल्स को, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से इसमें देखो, समझो बात को, तो टेक्निकल जो टेक्सटाइल्स होते हैं ना, ये बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोगों को प्रोटेक्ट करें, है ना, या मशीनरी को इम्प्रूव करने के लिए, या कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालने के लिए। जैसे देखो, डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमेटिव यूज़ होता है, ठीक है, या मेडिकल, सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर में, है ना। तो इन सभी में ना टेक्निकल टेक्सटाइल्स का बहुत यूज़ होता है। जैसे ऑटोमेशन में क्या होता है, जैसे आपकी सीट बेल्ट्स हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, टेक्निकल टेक्सटाइल है। ये बेसिकली ये आप देखते होगे, बैंडेजेस देखते होगे आप, ठीक है, सर्जिकल गाउन देखते होगे आप, एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोटेक्शन नेट देखते होगे, है ना। ये सारा का सारा जो है ये टेक्निकल टेक्सटाइल का सामान होता है। इसको हम टेक्निकल टेक्सटाइल सारे के सारे कहते हैं। अब जो ये मार्केट है ना, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट, सेफ्टी गियर का ऐसे नाम लिया, ये 12 सेगमेंट में अपने एप्लीकेशन के बेसिस पर डिवाइड की गई है, ठीक है। जैसे स्पोर्टेक है, तो ये मैन्युफैक्चर करता है स्पोर्ट्स के नेट्स को, पैराशूट्स को, आर्टिफिशियल ग्रास को, टर्फ्स को, ये तैयार करता है। तो ये सारे के सारे सब में ना टेक्निकल टेक्सटाइल का इस्तेमाल होता है। अब हम समझते हैं कि ये इसका ना इस मिशन को लेकर आया ही क्यों गया। तो इस मिशन को लेकर इसलिए आया गया क्योंकि हम चाहते हैं भारत एक ग्लोबल लीडर बन जाए, किसमें, टेक्निकल टेक्सटाइल में। इसीलिए हमने 2025 से लेकर 26 तक का एक बजट तैयार किया है और उसमें 1480 करोड़ रुपए लगाने की बात की गई है। अच्छा, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन आता भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर है। 4 तरह के कंपोनेंट पे ये काम करने वाले हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। मतलब ये इस पूरी फील्ड में रिसर्च भी करेंगे, कुछ नई नई चीज़ें बनाएंगे, नए नए उपयोग करेंगे और प्रयोग भी करेंगे, प्रमोशन करेंगे, मार्केट में कैसे इनको डेवलप करना है, मार्केट में कैसे इनको प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट का कैसे प्रमोशन करना है। साथ में इससे जुड़े जितने भी लोग इन फील्ड्स में जुड़े हुए हैं उनको एजुकेट करना, उनकी ट्रेनिंग पर ध्यान देना, अगर किसी के पास स्किल की कमी है तो उनको स्किल प्रोवाइड करना। तो ये सारा काम ना इस मिशन के अंदर हो रहा है। इस मिशन को इसलिए भी लेकर आया गया क्योंकि हम चाहते हैं भारत एक ग्लोबल लीडर बने नेशनल टेक्सटाइल के अंडर। इसीलिए हम ये इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देखो, अभी हमने कहा ना कि 12 सेगमेंट में हमने टेक्निकल टेक्सटाइल को डिवाइड किया है। तो वो 12 सेगमेंट, वो 12 इंडस्ट्री के कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जहाँ पर टेक्निकल टेक्सटाइल यूज़ होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले है इंडोटेक, यानी इंडस्ट्रियल जो ब्रशेज़ होते हैं, कंप्यूटर का रिबन है, प्रिंटर्स हैं, या रोप्स हैं, ठीक है ना, या बेल्ट्स हैं, ड्राइव बेल्ट्स हैं, सभी के अंदर टेक्निकल टेक्सटाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। मोबाइल टेक में देखा जाए तो सीट कवर है, ठीक है ना, यानी कि व्हीकल्स की बात कर रहा है, टायर है, टर्फ्ड कारपेट हैं, सीट बेल्ट्स हैं, कैबिन फिल्टर्स हैं, हेलमेट्स हैं, इन सभी के अंदर टेक्निकल टेक्सटाइल का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही स्पोर्टेक है जिसमें पैराशूट, आर्टिफिशियल ग्रास, अभी हमने डिस्कस भी किया कि हॉट एयर बलून्स हो गए, स्लीपिंग बैग्स हो गए, इन सभी में टेक्निकल टेक्सटाइल का इस्तेमाल होगा। फिर है बिल्टेक। बिल्टेक का मतलब है बिल्डिंग से रिलेटेड है, यानी जो भी फ्लोर एंड वॉल पे कवरिंग होती है या उस पर कुछ आप कैनोपीज़ लगाते हो, इन सभी में ना टेक्निकल टेक्सटाइल से ये बनाई जाती हैं। होम टेक की बात करें तो जो आप पिलो लेते हो, तकिया जो लेते हो, या मैट्रेसेस लेते हो, गद्दे लेते हो,
ब्लाइंड्स होते हैं या मॉस्किटो नेट्स हैं, कारपेट बैकिंग है या वैक्यूम क्लीनर है, इन सभी के अंदर भी टेक्निकल टेक्सटाइल का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिटेक की बात किए जाएँ तो कॉन्टैक्ट लेंसेज हुए, बेबी का डायपर हुआ, सैनिटरी नैपकिन्स हुए, सर्जिकल डिस्पोजल्स हुए, इन सभी में मेडिटेक का इस्तेमाल भी किया जाता है। क्लॉथ टेक की बात की जाए तो इंटरलाइनिंग्स हैं, लेबल्स हैं, इलास्टिक नैरो फैब्रिक्स हैं, शू लेसेस हैं, इन सब में भी क्लॉथ टेक का इस्तेमाल होता है। एग्रोटेक की बात की जाए तो कोई किसी बर्ड को प्रोटेक्ट करना हो, ऐसा नेट बनाना है, या क्रॉप को कवर करना हो, या शेड नेट या मल्च मैट, इन सब में भी एग्रोटेक में इस तरह के इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रोटेक। प्रोटेक का मतलब है कि बुलेट प्रूफ कोई प्रोटेक्टिव क्लोथिंग बनानी हो, फायर रिटर्डेंट बनाना हो, प्रोडक्ट बनाने हो, उसमें यूज़ होता है। पैक टेक में होता है कि ना, जैसे कि सॉफ्ट लगेज को पैक करना हो, टी बैग, फिल्टर पेपर्स बनाने हो, उसमें यूज़ होता है। और इको टेक की बात की जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, या कुछ रिसाइकलिंग के लिए हो तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। जियो बैग्स हो, जियो नेट हो, उसमें भी इस्तेमाल इसका टेक्निकल टेक्सटाइल का किया जाता है। अब आप देख रहे हो कि 12 तरह की इंडस्ट्रीज़ में टेक्निकल टेक्सटाइल का इम्पोर्टेंस तो है, यानी कि भारत के पर्सपेक्टिव में हम पढ़ने जा रहे हैं अभी कि टेक्निकल टेक्सटाइल क्यों इम्पोर्टेंट होती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशंस, यानी जो इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट है उसके पास बहुत सारे इनोवेशन के कारण है। होम टेक में ही आप समझो एंटीवायरल मैट्रेस प्रोटेक्टर आजकल बनाया जा रहा है, समझ रहे हो, तो उसमें भी यू हैव टू यूज़ योर टेक्निकल टेक्सटाइल ऑनली। एग्रोटेक जो हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी हम यूवी स्टेबलाइज या फ्लेक्सिबल क्रॉप सपोर्ट नेट बनाना चाहते हैं, अगेन उसमें भी हमारा मतलब हम ना इन्हीं फील्ड्स के अंदर इतना इनोवेशन कर सकते हैं कि जिससे हम बहुत अच्छा इस सेक्टर को बूम कर सकते हैं। इस तरह अब ये भी देखा जा रहा है कि टेक्निकल टेक्सटाइल की ना डिमांड भी बढ़ रही है। बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको ट्रेडिशनल टेक्सटाइल से ज़्यादा वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अभी अगर हाई क्वालिटी फ्लेक्सिबल ड्यूरेबल चीज़ कोई मिल रही है तो वो यूज़ की जाए। दूसरा, भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, भारत का बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, एजिंग पॉपुलेशन भी साथ साथ में बढ़ रही है, तो इसीलिए ना हमें ना हाइजीन और ना पर्सनल केयर के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। क्या ना, उसको देखते हुए भी ना हमें ऐसा लगता है कि ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल तो होना ही चाहिए। तीसरी चीज़ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात है कि जो इंडोटेक है वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। कोई फिल्ट्रेशन की बात हो, कुछ कन्वेइंग करना हो, क्लीनिंग इंक्लूडिंग सॉल्यूशंस हो, कोई प्रोडक्ट्स हो फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सब में भी यूज़ होता है ना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें तो टेक्निकल टेक्सटाइल स्पेशली जो जियोटेक है, ओकटेक है, इन सब में भी यूज़ किया जाता है। फ्लोर की सीलिंग करनी हो, हवा को क्लीन करना हो, वाटर सोल्यूशन को प्रिवेंट करना हो, कोई भी हमें वाटर सीवरेज प्लांट है उसको डोमेस्टिकली उसको साफ़ करना हो, तो भी इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने में हम देख रहे हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल बहुत सारा योगदान दे रहा है। साथ ही में जो बहुत सारे डिज़ास्टर्स हम देखते हैं, क्या एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ आपको क्या हुआ। यूरोप में ऑस्ट्रिया है, वहाँ पे जियोटेक बैरियर्स का इस्तेमाल किया गया जब बहुत ज़्यादा अवलांचेस वगैरह आ गए थे, तो वहाँ पे एंटरिंग करना रिजर्वायर से, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचाया था। तो आप समझ सकते हो कि इतने सारी समस्याओं को ये दूर करता है, समझ रहे हो। कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पर बर्फ़ सा गिरने लग गए थे कि बचा लिया, लाइक जियो टेक्निकल आपके टेक्निकल टेक्सटाइल में। फिर डिफेंस इंडस्ट्री को भी हम अगर मॉडर्नाइज़ करना चाहते हैं तो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ना टेक्निकल टेक्सटाइल की तरफ बढ़ें, यानी हमें ना मैन्युफैक्चर करना है। प्रोटेक्ट बेस बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए हमें, या प्रोटेक्टिव वेयर चाहिए, या हाई स्ट्रेंथ कंपोजिट मटेरियल चाहिए। और हमारा देखो सपना भी है, हम मेक इन इंडिया जब लेकर आए थे तो हमने हर सेक्टर के लिए ही बात की थी कि हर सेक्टर में ही हम सेल्फ रिलायंट हों, आत्मनिर्भर हों, और वो तभी होगा जब हम अपने इन सब चीज़ों पे वर्क करेंगे। फिर सपोर्ट फॉर की सेक्टर्स को बहुत सपोर्ट मिलेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, क्रिटिकल सेक्टर लेको आपका एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें अच्छी होगी। और देखो ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, एग्रीकल्चर हुआ, हेल्थ केयर हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इन्हीं से ना हमारी कोई भी इकॉनमी की फाउंडेशन तैयार होती है, समझ रहे हो। तो जियो टेक्सटाइल से रेलवे का ट्रैक कंस्ट्रक्शन अगर आप करते हो, या जियो मेम्ब्रेन्स वाटर कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा,
तो अल्टीमेटली आपकी इकॉनमी को लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कह रहा उस पर्सपेक्टिव से भी आपने जान लिया कि भारत के लिए टेक्निकल टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ना ऐसा बहुत सारे ऐसे कदम भी भारत सरकार ने उठाए हैं जिससे कि हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल और ज़्यादा प्रमोट हो। तो उसके लिए PLI स्कीम्स हैं, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है टेक्सटाइल्स के लिए, ताकि मैनमेड फैब्रिक आए, अप्रैल्स आए। PM मित्रा स्कीम आया ताकि टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री वैल्यू चेन वगैरह बूस्ट होना शुरू हो जाए। समर्थ स्कीम है, तो यहाँ पे स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर एक फ्लैगशिप डेवलपमेंट लेकर आया गया है। न्यू HSN कोड भी यहाँ पर डाला गया है। मैंडेटरी यूसेज के लिए 119 टेक्निकल टेक्सटाइल्स को प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये सारी चीज़ों को भारत सरकार ने किया है ताकि टेक्निकल टेक्सटाइल हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। लेकिन क्या होता है जब ना हम ना लिवरेजिंग का मतलब है, जब हम टेक्निकल टेक्सटाइल को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कई सारे चैलेंजेस आते हैं। कह रहा क्या चैलेंज आता है, कह रहा सबसे बड़ा चैलेंज होता है अवेयरनेस की कमी। बहुत सारे लोगों को ना, क्योंकि मार्केटिंग और एजुकेशन पता नहीं है, तो टेक्निकल टेक्सटाइल का क्या बेनिफिट है लोगों को ये पता ही नहीं है। फिर हम ना बहुत ज़्यादा ना, इंडिया जो है वो चाइना से बहुत ज़्यादा टेक्निकल टेक्सटाइल ख़रीदता है, या US एंड यूरोप से ख़रीदता है हाईटेक प्रोडक्ट्स को। तो हमारे देश में स्पेशलिटी फाइबर जो मैन्युफैक्चर है वो भी नहीं है, कार्बन फाइबर नहीं है, नाइलॉन नहीं है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। इसकी वजह से ना हमें सिर्फ फिनिश गुड्स को हम प्रोडक्ट ख़रीद के बैठ जाते हैं, रॉ मटेरियल्स को हम खरीदते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा स्ट्रक्चर बनाने में, ड्यूटीज इतनी देनी पड़ेंगी, टैक्स इतना देना पड़ेगा। फिर हमारी जो वर्कफोर्स की है ना, वो स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब हमारे पास स्पेशलाइज स्किल्स है ही नहीं, जिसकी वजह से हमारे डोमेस्टिक वर्कफोर्स को प्रॉब्लम होती है। करंट ट्रेनिंग स्कीम्स वगैरह पे फोकस किया जा रहा है, बट अभी भी वी रियली नीड बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग की हमें ज़रूरत है। फिर इनसफिशेंट है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज डोमिनेटेड बाय कमोडिटी प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री जो है वो डोमिनेटेड कैसे है, कमोडिटी प्रोडक्ट्स से, बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है। तो डिस्पाइट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडस्ट्री माइंडसेट, हम बहुत ज़्यादा इस समय इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा हम चलते हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आता है स्टैंडर्डाइजेशन इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। यानी हमें एक देखने को मिल रहा है कि टेक्निकल टेक्सटाइल का जो HSN कोड है, और एक तो वो हार्मोनाइज़ करना, दूसरा हमारे पास क्या है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, हम उस स्टैंडर्ड की क्वालिटी और नहीं दे पाते हैं। उस तरीके का कॉम्प्लिकेशन है हमारे ट्रेड में भी और क्वालिटी कंट्रोल में भी, जिसके कारण से हम टेक्निकल टेक्सटाइल को इस्तेमाल ठीक ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। समझ में आया। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि करें क्या फिर ऐसी समस्याओं में। तो कह रहा है सबसे पहले क्या करो, जिस चीज़ में आपकी कमी क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कमी है। सबसे पहले जो भी हाई ग्रोथ सेक्टर हैं, जियोटेक है, मेडिटेक है, एग्रोटेक है, सबको कोलैबोरेट करके प्रीमियर इंस्टीट्यूट में इसमें सिखाया जाए, डेवलप किया जाए, और ना जो भी कटिंग एज इनोवेशन सपोर्ट करने की कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्टिकुलर स्पेसिफिक हुआ जाए इन इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि हाउ वी आर स्पेसिफिक अबाउट टेक्निकल टेक्सटाइल इन दीज इंडस्ट्रीज़। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट के कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है। इंडिया अपने स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल मार्केट में कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, हमारा स्टैंडर्ड ग्लोबल नॉर्म से मैच करना होना चाहिए। तीसरी चीज़ है हमारा सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलर इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा फोकस हो, यानी हम जितने भी नेचुरल फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, इन सब में हमें ना भारत का जो विजन है मिशन लाइफ का, जिसमें हम कह रहे हैं कि लाइफ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या लाइफ फॉर इन्वायरमेंट की बात हो रही है, कि हमारा जीना वैसे हो, हमारा लाइफ ऐसी हो जाए जिसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में सोचें। एक तो वो फोकस होना चाहिए। दूसरा हम ना ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि वहाँ पर कैसे अडॉप्ट किया गया मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। जैसे हमारे USA है, स्पोर्टेक इनोवेशन वहाँ की बहुत अच्छी है। जर्मनी के अंदर जियोटेक एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। इजराइल के अंदर प्रोटेक इनोवेशन बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ से भी लर्निंग ले सकते हैं कि यहाँ कैसे इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे लेवल पर ले गए, और इन्होंने बड़े अच्छा आसानी से दे आर यूजिंग लिवरेजिंग दी टेक्निकल टेक्सटाइल। ठीक है, तो ये चारों फैक्टर्स यहाँ पर इसने बता दिए हैं। तो होपफुली आपको टेक्निकल टेक्सटाइल वाला टॉपिक गाइस समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है नेशनल वाटरवेज कंस्ट्रक्शन ऑफ जेटीज टर्मिनल्स रेगुलेशन 2025 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। न्यूज़ में क्यों था समझते हैं।
देखो, इनलैंड जो आपकी वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने ना नेशनल वाटरवे की कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन के बारे में इशू की है चीज़ें। सबसे पहले ध्यान रखो, नेशनल वाटरवे गंगा वाला है, सेकंड वाला ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है ना। इसका टोटल लेंथ ध्यान रखना 4503 किलोमीटर्स है, 15 स्टेट से होता है। थर्ड आपका वेस्ट कोस्ट कैनाल है, ठीक है, केरला को सर्व करता है। फोर्थ आपका गोदावरी कृष्णा वाला है, कड़ी काकीनाडा से पुडुचेरी। इसके बाद ब्रह्मना डेल्टा कैनाल्स हैं। सिक्स्थ ईयर्स और बराक, ठीक है, जो कि आपके असम, मिजोरम, मणिपुर में आती है। ध्यान रखना प्लीज़ इनके कौन कौन से नेशनल वाटरवे कहाँ से कितना जा रहा है। यू शुड डेफिनेटली अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि अगर यहाँ अवेयरनेस नहीं होगी तो आपके क्वेश्चन में गलती होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। अब हम समझते हैं रेगुलेशन कौन करता है। सबसे पहली बात तो इसको फॉर्मुलेट करा गया इनलैंड वाटरवे। मिनिस्ट्री कौन सी काम कर रही है? पोर्ट शिपिंग वाली। इसका काम ये है कि ना ये प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कराए, ताकि ये इंडिया के वास्ट वाटरवे नेटवर्क को यूज़ कर पाए। अब हम चलते हैं की प्रोविजंस के ऊपर, ताकि ये रेगुलेशन हो पाए। तो इसका स्कोप क्या है? कोई भी एंटिटी, चाहे वो प्राइवेट हो, विशिंग टू डेवलप और ऑपरेट एन इनलैंड वाटरवे टर्मिनल ऑन नेशनल वाटरवेज, एग्जिस्टिंग है, न्यू टर्मिनल्स हैं, परमानेंट है, टेम्परेरी है, सभी को रेगुलेशन में कवर किया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लेना। इवन कोई प्राइमरी भी बनाया गया है या प्राइवेट भी बनाया गया है वाटरवे, तब भी उसको रेगुलेशन के अंडर कवर किया जाएगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी हर एंटिटी सबको लेना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये भी है। डिजिटल पोर्टल पर आपका नाम आएगा, पूरा नज़र आएगा कि आप कैसे तरीके से काम कर रहे हो एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। तो कि हमारा ये भी ध्यान है कि हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और अच्छा हो जाए। चौथी चीज़ है टर्मिनल को डेवलप करना और ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यानी टेक्निकल डिज़ाइंस बनाना, कंस्ट्रक्शन करना टर्मिनल्स की, ये सब काम भी करने के लिए बोला गया है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, IWT की बात की जाए, तो होता क्या है? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का गाइस मतलब होता है कि आपने लोगों को, सामानों को मूव कराया है नेविगेबल वाटरवे से, यानी रिवर से जा रहा है सामान या लोग जा रहे हैं, कैनाल से, लेक से, इन सभी से अगर कहीं कुछ जा रहा है, कोई मूवमेंट हुई है, तो उसको इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि फ्यूल एफिशिएंट। आप 1 लीटर फ्यूल में 24 टन किलोमीटर मूव्स 24 टन किलोमीटर ऑन रोड। सोचो, 95 टन किलोमीटर रेलवे पे जाता है, लेकिन 215 टन किलोमीटर आपका IWT पे जाता है। यानी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है कि 1 लीटर फ्यूल में ही IWT ज़्यादा सामान और ज़्यादा चीज़ें ढो के ले जाता है। समझ गए? इफ़ यू कंपेयर इट विद द रोडवेज और द रेलवेज, समझ गए? सेकंड है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है अमंग डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड को भी अगर आप देखोगे तो जो फ्रेट कॉस्ट लगती है वो रेलवे वगैरह की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनलैंड वाटरवेज। 1.06 रुपीज़ ही लगते हैं। यहाँ पर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट भी बहुत कम लगती है। अगर आप रोड एंड रेलवेज़ की बात करते हो तो बहुत चीपर पड़ता है। कंजेशन कम करना है हमें। अगर हम बहुत सारा जो गुड्स है वो आपके इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की मदद से लेके जाएंगे तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को लो करने के लिए भी इनलैंड वाटरवेज बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इफ़ यू कंपेयर इट विथ ट्रक्स है, बार्जेस है या दूसरे वेसल्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करते हैं लेस एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। ये समझ में आ गया हमें, ठीक है। इसके बाद है स्टेटस ऑफ इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया में हम देखते हैं। इनलैंड वाटरवेज का जो स्टेटस भारत में है वो समझ लेना, नेविगेबल वाटरवेज है। भारत में 14,500 किलोमीटर का है, जिसमें रिवर, कैनाल, ये सब आता है। कार्गो ये 133.03 मिलियन मेट्रिक टन्स का मूव करा लेता है। अगर आप इसको कंपेयर करो दूसरी कंट्रीज से, तो इन इंडिया ओनली 3.5% का जो ट्रेड है वो वाटरवेज से होता है ना। और दूसरी कंट्रीज़ देखो, चाइना, यूरोप वगैरह कितना ज़्यादा, 47%, इतना ज़्यादा करते हैं। तो भारत में ये भी एक कमज़ोरी है कि आपके पास इतनी रिवर्स होने का या इनलैंड वाटरवेज होने का फ़ायदा क्या, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली। दूसरी कंट्री से आपको सीखना चाहिए। तो इसीलिए भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स को लिया कि ताकि हमारा इनलैंड वाटरवेज अच्छे से इस्तेमाल हो पाए। क्या किया हमने उसके लिए? सबसे पहले हमने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया 1986 में, नोडल एजेंसी
जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर काम करती है। ठीक है, सबसे पहले इसने बनाया ये। फिर हमने 2014 में जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराया वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। तो नेशनल वाटरवे सबसे पहले फ्रॉम वाराणसी टू हल्दिया गया NW1। फिर 2015 में हमने सागरमाला प्रोग्राम बनाया, जिसमें हम ये चाहते थे कि भारत के मैरीटाइम सेक्टर पे क्रांति आ जाए। इसीलिए हमने वहाँ पर कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवेज को इस्तेमाल करा, ताकि हमारी रोड और रेलवे की जो नेटवर्क पे डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। फिर हमने 2016 में एक एक्ट लेकर आए नेशनल वाटरवेज वाला, जिसमें हमने 111 वाटरवेज को डिक्लेयर कर दिया कि ये आज से नेशनल वाटरवे कहलाएंगे। उसके बाद इनलैंड वेसल एक्ट 2021 आया। इसमें कई सारे जो पुराने में लूप होल्स थे या कुछ ऐसी दिक्कतें थी रजिस्ट्रेशन को लेके, पोल्यूशन को लेके, वो हमने ठीक किया। 2024 में हम लेकर आए जल वाहक स्कीम। इसके अंदर भी हमने जितने भी बिजनेसमैन थे उनको हमने इनकरेज करा कि आप ज़्यादा कोशिश करा करो कि आप अपना कार्गो टाइमली भी चला जाएगा, कम पैसे में चला जाएगा, वाटरवेज का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये सारा काम भारत सरकार ने उठाया। लेकिन भारत में ही इनलैंड वाटरवेज को इस्तेमाल करते वक्त बड़ी सारी चैलेंजेस आते हैं, और वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास जो रिवर्स है ना, उनकी मिनिमम डेप्थ जो होनी चाहिए वो 3 मीटर होनी चाहिए। लेकिन मोस्ट इंडियन रिवर्स की जो डेप्थ है वो सिर्फ 2 है, 2 मीटर्स ही है, मेकिंग इट वेरी हैवी। मतलब हैवी लोड्स को डिफ़िकल्ट होता है कर पाना, सामान भेज पाना। इन्वायरमेंटल कंसर्न ये है कि रिवर पोल्यूशन होता है, वाटर फ्लो का डिसरप्शन आता है, फिर आपको वहाँ से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिलती है। फिर IWT यानी हमारे पास जो इनलैंड वाटरवेज के जो टर्मिनल वेसल्स है ना, वो बहुत कम है, क्योंकि हाई कैपिटल इंटेंसिव है, पैसा काफ़ी लगता है, फिनेंस वगैरह कराना पड़ता है। दूसरा, हमारे पास मल्टीपल कॉरिडोर्स नहीं है गाइज, हमारी वाटरवेज की डिटेल मैपिंग नहीं है, जिसकी वजह से भी लोग इस वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से अपना सामान भेजने को तैयार नहीं होते हैं। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि अगर आप सचमुच चाहते हो ना फुल पोटेंशियल इनलैंड वाटरवेज का अनलॉक करना, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, C2 की ज़रूरत है। इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की तरफ भी बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हमारी स्ट्रीमलाइन हो पाए पॉलिसीज़, हमारा रीजनल कोलैबोरेशन बढ़े, ताकि कार्गो की मूवमेंट और हम वाटरवेज को अच्छे तरीके से सस्टेनेबल वे में ट्रांसपोर्ट या ट्रेड कर पाएँ। उसके लिए इसको बनाने की हमें कोशिश पूरी तरह से करनी है। ठीक है, दोनों टॉपिक समझ में आ गए। चलते हैं अब हम कोल सेक्टर फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, कोल सेक्टर फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट। अब न्यूज़ में क्यों रहा समझते हैं। इंडिया ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन को अचीव किया है। क्या करा है? बाय सरपासिंग 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल प्रोडक्शन इन मार्च 2025। मतलब हमने 1 बिलियन टन से भी ज़्यादा प्रोडक्शन किया है। किस चीज़ का प्रोडक्शन किया है हमने? कोल का, कोयले का प्रोडक्शन हमने इतना ज़्यादा बढ़ाया है बेसिकली। अब हम समझते हैं क्या इसमें है। गवर्नमेंट के ऐसे कौन से इनिशिएटिव थे जो कोल सेक्टर इतना सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं? तो उसका सबसे पहला कारण है इनेक्टमेंट ऑफ कोल माइंस। एक एक्ट आया, उसमें बोला गया कि कोल माइंस का ऑक्शन को परमिट करा जाए। तो 2020 में पहला कमर्शियल कोल माइनिंग ऑक्शन को लॉन्च किया गया। समझ में आया? सेकंड है इनेक्टमेंट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट लाया गया, जिसके तहत ये बोला गया कि जितने भी कैप्टिव माइंस के ओनर्स हैं एटॉमिक मिनरल्स के अदर देन दैट, वो 50% एनुअल मिनरल्स को बेच सकते हैं, कोयले को बेच सकते हैं ओपन मार्केट में। फिर 2024 के अंदर कोल का लॉजिस्टिक्स प्लान आया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसको लेकर आई। ट्रांसपेरेंट ऑक्शन मैकेनिज़्म को लेकर आया गया, ताकि कोल ऑक्शन चलाए जाएं 2 स्टेज ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव बीडिंग के तहत। कोल का गैसिफिकेशन स्कीम भी है फॉर क्लीन एनर्जी। बाय 2030 हम चाहते हैं कि 100 मिलियन टन्स जो है वो कोल का गैसिफिकेशन हो जाए। कोल का गैसिफिकेशन का मतलब है कि हम कोयले को सिनगैस में कन्वर्ट कर लें, जिसमें कि हम मिथनॉल, एमोनियम वगैरह को प्रोड्यूस कर पाएँ। समझ आ गई यहाँ तक बात? आगे कहता है कि हम इसी के साथ साथ चाहते हैं मिशन कोकिंग कोल पे काम करना,
यानी हम चाहते हैं कि हमारा कुकिंग कोल सप्लाई इन्हेंस हो जाए स्टील सेक्टर में, कोल के प्रोडक्शन में। और दूसरे भी ऐसे मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि इसमें लिया क्या गया है नेशनल कोल इंडेक्स, ये प्राइस इंडेक्स है जिसमें प्राइस ऑफ कोल को कंबाइन करके फ्रॉम ऑल सेल्स चैनल ये भी किया गया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस दी गई है, साथ ही साथ में 100% FDI देने की बात की गई है अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर कोल माइनिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो डिस्पाइट रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ, कोल एनर्जी जो कोल बेस्ड थर्मल पावर है विल रिमेन एसेंशियल फॉर इंडिया, ताकि इसका शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। तो वाइल डिस्कशन एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि फ़ेज़ आउट किया जाए कोयले को। डेवलपिंग कंट्रीज़ कह रही हैं कि हम इसके कोल का डिपेंडेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। डेवलप कंट्रीज़ ने बोला, जर्मनी ने बोला कि हम पूरी तरह से कोयले को 2038 तक हटा देंगे। यूके ने कहा हम 2024 में कोल प्लांट को क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, यूके इवन क्लोज इट्स लास्ट कोल प्लांट इन 2024। भारत ने कहा कि अभी हमारे देश में तो बहुत ज़रूरत है भाई, अभी हम एकदम से कैसे बंद कर दें। अब भारत की डेवलपमेंट के लिए कोयला इतना ज़रूरी क्यों है, समझते हैं इस बारे में भी। तो सबसे बड़ा कारण है प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर पावर जनरेशन, यानी कोयला जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 46.88% जो है इंडिया का टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का काम करता है। की इंडस्ट्रीज़ है हमारी, जो स्टील है वो 8% करता है, सीमेंट है वो 5% करता है, वो रिलाय करता है कोल एनर्जी। फिर रीसेक्शन इन इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, यानी कोल का जो इम्पोर्ट है वो आपने 8.4% डिक्रीज़ करा है इन कंपैरिजन टू सेम पीरियड। ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपकी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बहुत है, आप अभी भी अपनी ज़्यादातर एनर्जी को निकालते ही कोयले से हो। आपकी ग्रोइंग एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा है, 2025 तक तो आप 50 तक तो ट्रिपल हो जाएगी। वो भी एक कारण है कि आपकी जनता बहुत बढ़ रही है, आपकी राइजिंग इनकम और सब की वजह से बहुत ज़रूरत है। फिर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन का डेवलपमेंट हो रहा है। कोल सेक्टर 70,000 करोड़ एनुअली थ्रू रॉयल्टी, GST वगैरह से इतना सेक्टर इतना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो क्यों ना इसके लिए भारत का डेवलपमेंट ज़रूरी है। और इन सभी फंड्स को सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाया जाता है, इतना पैसा कमा के दे रहा है कोयला। 5 लाख माइन वर्कर्स काम करते हैं कोयले की सेक्टर में, जॉब कितना दे रहा है। दूसरे इकोनॉमिक अगर आप इसके कंट्रीब्यूशन को कोयले की समझोगे तो रेलवे फ्रेट, कोयला जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है रेलवे का फ्रेट में, 49% हम इससे पैसा कमाते हैं रेलवे का खाली। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोयला के सेक्टर को बहुत प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। तो भारत में कोयले के रिजर्व कहाँ कहाँ हैं, तो आपको एंथ्रासाइट को यहाँ मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसके अलावा आपको ज़्यादातर भारत में जो कोयले का टाइप मिलेगा वो बिटुमिनस मिलेगा, चाहे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है। लिग्नाइट बहुत कम जगह पर आपको लिग्नाइट मिलेगा, सबसे ज़्यादा भारत के अंदर बिटुमिनस होता है और सबसे अच्छा माना जाता है एंथ्रासाइट, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में देखने को आपको मिलेगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो जी, इंडिया का जो कोयला सेक्टर है, कोल सेक्टर है, वो 5th लार्जेस्ट है। समझ रहे हो। टॉप 3 स्टेट हमारे देश में कौन से हैं जो कोयले के रिजर्व रखते हैं? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ की बेल्ट 69% यहीं पर है। OJC में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। इसके लिए एक्ट वगैरह भी बनाया गया ताकि हमारा इसमें कोल माइनिंग वगैरह अच्छी हो पाए। अभी मैंने आपको टाइप्स बताया कौन कौन से टाइप का भारत में कोयला पाया जाता है। तो हाईएस्ट ग्रेड कोयला जो होता है वो आपका एंथ्रासाइट है, फिर बिटुमिनस मीडियम ग्रेड का होता है, फिर सब बिटुमिनस होता है वो ब्लैक इन कलर होता है, डल सा होता है, शाइनिंग नहीं होता। लिग्नाइट सबसे ज़्यादा लोएस्ट ग्रेड का माना जाता है। अब भारत में इंडिया के कोल सेक्टर को लेके क्या चिंताएं हैं, चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले माइनिंग का क्राइसिस, फिर एनवायरमेंटल क्राइसिस है। माइनिंग का क्राइसिस ये है कि हमारे पास जो माइनिंग टेक्निक है वो बहुत ऑब्सोलीट हो चुकी है, बहुत पुरानी है। रेनफॉल वगैरह के टाइम पे हमारा अनसीजनल रहता है, एक्सटेंडेड रेनफॉल में कोयले को आप निकाल नहीं सकते। कोल की वैल्यू जो है नॉन पेमेंट में आती है। फ्रिक्वेंट लेबर इश्यूज आ जाते हैं। लैंड को एक्वायर करना बहुत बड़ी बात है। इंडिया के कोयले में हाई ऐश कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा, जो बहुत बड़ा मुसीबत पैदा करता है। ये ऐश चला जाता है तो भाई आदमी का उम्र कम होने लग जाता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है, जो कोयले का पाउडर निकलता है ना थर्मल पावर प्लांट से, इसमें से और सारी गंदी गंदी गैसेस निकलती हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, आपका सारा लंग वंग ख़राब कर देता है।
फ्लाई ऐश, लेड, आर्सेनिक, ये सब निकलता है, मर्करी वगैरह सब पोल्यूटेंट निकलता है बेसिकली। तो कोयला देखो माना कि एक बहुत बड़ी भारत की सेंट्रल पोजीशन में है, और भारत अगर सच में डेवलप होना चाहता है 2047 तक और सेल्फ रिलायंट रहना चाहता है, तो कोयला इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है। कोल सेक्टर, कोल इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। लेकिन हम इसकी एडवांसमेंट पे ध्यान दें, इसकी सेफ्टी पे ध्यान दें, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे ध्यान दें। हम क्यों नहीं यूज़ करते? हम कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल कंसर्न आता है, तो हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल करें। हम कोयले के सेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएं फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस, तब जाके होगा। और जितने भी हमारे सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हैं, को फायरिंग बायोमास हैं, इसमें भी हमारा सारा ध्यान ये हो कि हम किसी भी तरीके से हमारा सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन ही करें। अब आपको देखो, मैं सबसे पहले तो ये समझाती हूँ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं जब भी फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्ट होता है पावर प्लांट से, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, SO2 को कैप्चर कर लिया जाता है, वेट स्क्रबिंग, ड्राई स्क्रबिंग, ये सारे मेथड लगा के, जिसमें ना कॉन्टैक्टिंग द फ्लू गैस विद द लिक्विड या स्लरी में डाल देते हो आप। इसका पर्पस समझ रहे हो? इसका पर्पस यही है कि इसको हम SO2 को हटाएं ताकि एसिड रेन ना हो, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए किया जाता है। और इसे अगर कर लेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा हम रोक पाएंगे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को। समझ में आया? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम क्या है, समझ गए? चलो, मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज इन इकॉनमी सेक्शन। उसके बाद हम सीधा MCQ करके आपका टॉपिक कवर कर लेंगे। कल फिर हम शॉर्ट्स करेंगे इकॉनमी के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से सुनते जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ये लेकर आई है, अप्रूव करा है इन्होंने कि 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल में इसको सबसे ज़्यादा पर हम डेवलप करेंगे, ठीक है। अब क्या है ये, डेयरी डेवलपमेंट से है, यानी बात की जा रही है डेयरी सेक्टर की, भारत की। भारत का डेयरी सेक्टर देखोगे तो भारत में जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है वो ग्लोबल है, फर्स्ट नंबर पर आ रहे हैं। मिल्क प्रोडक्शन में भी हम मतलब काफ़ी 2.76% हम करते हैं। नेशनल इकॉनमी को हमारा सिर्फ डेयरी सेक्टर ही 5% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और डेयरी एक सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटी है। 8 करोड़ से ज़्यादा जो यहाँ पे फार्मर है वो मेजॉरिटी वुमेन की है इसमें हमारा एग्रीगेट जो आपका ग्रॉस इनिशिएटिव रेवेन्यू है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रोडक्शन है। फिर ये कह रहा है कि इसको ना इसलिए लेकर आया गया है, इस स्कीम के बारे में हम, या डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसीलिए लाया गया है क्योंकि 10,000 ना हम नए डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ज़्यादा ध्यान हमारा इस समय जा रहा है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की तरफ कि वहाँ पर मिल्क प्रोक्योरमेंट को स्ट्रेंथन किया जाए। 2 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज़ को फॉर्म किया जा रहा है डेडिकेटेड ग्रांट सपोर्ट देकर। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ध्यान ये भी है कि 3.2 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए, वुमेन पे फोकस किया जाए। अब NPDD है क्या, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहाँ पर पूरी तरह से यूनियन गवर्नमेंट पैसा लगा रही है। 2014 में आ गई थी, रीस्ट्रक्चर इसको 2021 में किया गया था। इम्प्लीमेंटिंग के लिए इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री या मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ पे काम करती है। हमारा सारा ध्यान गाइस इस स्कीम को लेकर या इस प्रोग्राम को लेकर ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपने दूध या दूध से जुड़े प्रोडक्ट को अच्छा करें, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा मेजर पार है डेयरी प्रोडक्शन का। उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, बड़े अच्छे डेयरी सेक्टर्स हैं। ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, हम मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा दें, रिहैबिलिटेशन को असिस्ट करें। और साथ ही साथ स्कीम में 2 तरह के कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए का मतलब है एसेंशियल डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना रिमोट या बैकवर्ड एरियाज़ में। कंपोनेंट बी में क्या है, डेयरिंग थ्रू कोऑपरेटिव, जैसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, इसका काम क्या है, डेयरी कोऑपरेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना, प्रोडक्शन इसका बढ़ाना। अब ये कह रहा है डेयरी सेक्टर के कोऑपरेटिव्स का रोल क्या होता है, तो सबसे बड़ा रोल होता है कलेक्टिव एम्पावरमेंट, यानी सहकर से शांति। तो कोऑपरेटिव्स बहुत ज़रूरी हैं फ्रेगमेंटेड डेयरी सेक्टर में, ताकि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिले, बार्गेनिंग पावर मिले। फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फार्मर का कैसे है, सहकर से समृद्धि, ताकि इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अमूल, नंदिनी, इसीलिए सारे निकल कर आए। फिर ये भी ध्यान रखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इनको कोई भी फंडिंग की प्रॉब्लम आती है उसको भी दूर किया जाए।
अब भारत में डेयरी सेक्टर को लेके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में प्रोडक्टिविटी बड़ी लो है। क्यों है लो? क्योंकि हमारे यहाँ ना हाईली फ्रेगमेंटेड है डेयरी सेक्टर। हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम फेल हो गए, एक तरह से इनफेक्टिव है, एक्सटेंशन सर्विसेज अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, क्वालिटी फीड नहीं देते हम, फॉडर नहीं देते हैं हम अपने कैटल्स को, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड है बहुत ज़्यादा, अनऑर्गेनाइज्ड। तो कल्चरल प्रेफरेंस जो है फॉर इनफॉर्मल सप्लाई ऑफ मिल्क, इसकी वजह से लोअर डिमांड है पैकेज मिल्क की। फिर क्वालिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, मिलावट बहुत ज़्यादा है हमारे मिल्क की। मिल्क में पानी इतना मिला देते हैं, पिया नहीं जाता, उसमें यूरिया मिला देते हैं कि कोई मिल्क ही ना पी पाए। सच बता रही हूँ आपको एक बात में। एनिमल हेल्थ ब्रीडिंग सर्विसेज की प्रॉब्लम है, फुट एंड माउथ डिजीज़ हो जाती है, पुअर गवर्नेंस है, कोऑपरेटिव्स का एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब है हमारा, वैल्यू एडिशन की प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली मिल्क फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे बड़ा असर पड़ता है। तो कह रहे हैं ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जाएँ ताकि डेयरी सेक्टर प्रमोट हो। राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ताकि मिल्क का आउटपुट और ये सब जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हो पाए। वाइट रिवोल्यूशन को करने के लिए भी आपको वर्गीस कुरियन जी को देखो, फादर ही माना जाता है डेयरी सेक्टर का, है ना। तो उन्होंने मतलब काफ़ी काम किया। वाइट रिवोल्यूशन 2.0 इसीलिए चलाई गई 2024 में, ताकि सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी डेयरी का बढ़े, वुमेन एम्पावरमेंट हो। डेली एंटरप्रेन्योरशिप्स प्रोग्राम नाबार्ड द्वारा चलाए गए। लाइफ स्टॉक डिजीज़ से रिलेटेड इनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए गए। इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ ज़रूरत है वो कराया गया। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि अगर हम सचमुच डेयरी सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे जो विलेज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी ये सिस्टम बन रहे हैं डेयरी सेक्टर को अच्छा करने के, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन की बात हो, प्रोसेसिंग की बात हो, स्टोरेज की बात हो, रिसर्च की बात हो, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी ताकि एक्सेसिबल हो। फिर कोल्ड चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स हैं, वेटनरी सर्विसेज हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन करने के लिए साइंटिफिक अप्रोचेस का इस्तेमाल किया गया है टू एनिमल हस्बेंड्री, ताकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो पाए। प्रमोटिंग कोऑपरेटिव्स की बात की जाए तो हम ना चाहते हैं कलेक्टिविज़म को कैपिटलाइज करना, अवेयरनेस को बढ़ाना, और साथ साथ में हमारा ध्यान है प्रमोट करना मिल्क के प्रोसेसिंग को, मिल्क प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। A2 घी हुआ, पनीर हुआ, इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो पाए और हम एक ब्रांड क्रिएट कर पाएँ, इसका भी हमें कोशिश करना है। अभी क्या है कि हमारे जितने भी ब्रांड बन गए हैं, अमूल, मदर डेयरी, इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहे नहीं है गाइस। अब तो पी के लगता ही नहीं कि आपने दूध पिया, ऐसा लगता है पानी पिया या यानी क्या पी लिया कि उससे आपको गैस्ट्रिक इशू हो रहा है। इसीलिए भारत में सरकार ने रिवाइज राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाया। 1000 करोड़ रुपए लगाने की बात की गई बजट में, जो आउटले लगाया गया, ताकि हमारे रेयरिंग सेंटर्स को कोई पैसे की दिक्कत ना आए, हाई जेनेटिक मेरिट में काम किया जाए। नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, ताकि सीमेन स्टेशन वगैरह बना दिए जाएं। बल्क बुल का प्रोडक्शन, ब्रीड इम्प्रूवमेंट यूजिंग सेक्स सोर्टेड सीमेन का इस्तेमाल करके। फार्मर्स को भी आपको अवेयरनेस और स्किल देनी है, और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ये सब देना है ताकि हमारा सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म जो है वो भी तैयार हो पाए। इसलिए ये सारी चीज़ें तैयार की गई हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक सारी की सारी? पक्का? तो यहाँ तक आपको पढ़ लिया है तो अब सीधा आप चलो अब मेरे साथ अपने MCQs कवर करो कि देखो आपको कितने MCQs आ रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है गाइस कि आप जो पढ़ रहे हो उसको आप एक बार ये भी चेक कर लो कि कितना आपको समझ आ रहा है। देखो हमने जो भी टॉपिक्स किए हैं उसी से रिलेटेड MCQs हैं। इसमें आपको आंसर्स नहीं दिखाए जाएंगे। आंसर्स के लिए यू कैन यूज़ PDF, आप यूज़ कर सकते हैं। PDF ऑलरेडी टेलीग्राम लिंक पे दिखा दी गई है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिक्विडिटी डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, RBI कैसे कौन से टूल्स यूज़ करता है उससे रिलेटेड है, इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर करिए इनके, चेक करिए आप कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, बिकॉज अब आपके बहुत करीबी है प्रीलिम्स, ठीक है ना। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।